This is R.K. Shukla, ex-faculty of ILM as well as Akash Institute। बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं नीट 2023-24 के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी की ब्रह्मास्त्र सीरीज के बारे में, और उसका आज ये 8वां लेक्चर है। इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसका ये पहला चैप्टर है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। हम लोग यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं एक्सक्रीशन, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन एज वेल एज और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये 11th एनसीईआरटी का 17th चैप्टर है। और आज जो हम बात करने वाले हैं पेज नंबर 268 और पेज नंबर 270 के बारे में। ये पहला लेक्चर है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो, एनसीईआरटी में चैप्टर 17th में इतने कंटेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत हैं, जिसमें से आज जो हम पहला बात करने वाले हैं 17.1 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे पहले रेस्पिरेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसका कोई हेडिंग नहीं इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। तो उसमें हम बात करें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड जैसे फूड मटेरियल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है और एनर्जी बनता है। और ये मैकेनिज्म ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन कहलाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लगातार एटमॉस्फेयर के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की जरूरत है, क्योंकि लगातार हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और लगातार हमारी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसिस होते रहना है। कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसिस लगातार हमारी बॉडी में होते रहना है। गॉट इट माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन की हमें लगातार जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार सिंथेसिस होते रहना है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, तो ये लगातार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज, और ये मैकेनिज्म क्या कहलाता है? ये मैकेनिज्म ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करें एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। तो देखो, एनसीईआरटी ने सबसे पहले लिखा है जनरल बॉडी सरफेस, और इसको प्रोटोजोआ से लेकर के एस के हेल्मिंथेस तक लिखा है, लेकिन मैं इसे एनिलिडा तक लिखता हूं। क्यों लिखता हूं? उसका कारण यह है कि एनसीईआरटी ने जो सबसे पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखा है क्यूटिकल, और ये एनिलिडा में लिखा है। क्यूटिकल वास्तव में जनरल बॉडी सरफेस का ही मॉडिफिकेशन है। अगर हम रियल सेंस में जाएं तो पहला जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा क्लास में ट्रेकियल सिस्टम है, जिसका एनसीईआरटी में जिक्र है, और लिम्यूलस, जिसे हम कहते हैं लिविंग फॉसिल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये आर्थ्रोपोडा के क्लास मीरोस्टोमेटा में आता है। इसका जिक्र एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में है। और तीसरा स्कॉर्पियन, जो कि अरेक्निडा क्लास में आता है, उसमें बुक लंग पाया जाता है। उसके अलावा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में गिल्स पाए जाते हैं, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। मोलस्का में पल्मोनरी सेक भी है और हेमिकॉर्डेटा में गिल है। और अगर हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो हेमिकॉर्डेटा में क्या है? हेमिकॉर्डेटा में गिल भी होता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। फिर अगर बात करें गिल्स, अगर हम कॉर्डेटा की बात करें तो यूरोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा और पाइसेस, इन तीनों में गिल्स हैं, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। और एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमेलिया में लंग्स हैं, और एबीज में एयर सैक भी लंग्स में पाए जाते हैं, जो उसके लंग्स को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना देते हैं। अगर हम बक्कल लाइनिंग की बात करें तो ये केवल एम्फीबिया में है, और अगर एयर ब्लैडर की बात करें तो ये लंग फिशिस और ऑस्टिएक्थिस में भी है, ऑस्टिएक्थिस में है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखो बच्चे लोगों, एक बात यहाँ पे अच्छी तरह से याद रखना। देखो, हम एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर केवल वही जाएंगे जहां एनसीईआरटी को समझाने की जरूरत है। लेकिन अगर उस चैप्टर से संबंधित कोई हिस्सा ऐसा है जो एनसीईआरटी के किसी और चैप्टर में आता है, तो उसका जिक्र हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। जैसे तमाम सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमने डिस्कस किए हैं, ये एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम में आते हैं। तो ऐसे चैप्टर को हम कलेक्ट करके चलेंगे, ताकि जिनको हम एक से ज्यादा बार हम पढ़ सकें और बेहतर ढंग से हम उन्हें तैयार कर सकें। गॉट इट माय पॉइंट? तो चलिए बात करते हैं। फिर जहां पर हम लोग चल रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। तो अब यहां ध्यान से देखना है। देखो, एटमॉस्फेयर से लंग्स के बीच में एयर का एक्सचेंज होता है।
एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में किसका एक्सचेंज होता है? एयर का। और ये क्या कहलाता है? ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। जबकि लंग्स और टिश्यू के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और ये इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। इस बात को याद रखना, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर बात करेंगे। तो ये हमने बात कर लिया एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखो ये कहां से चालू होता है? सबसे पहले नेसल चैम्बर, जो कहां होता है? बक्कल कैविटी के ऊपर होता है। और अगर मैं एनसीईआरटी की भाषा में बात करूं तो लिप्स के ऊपर पाया जाता है। फिर ये फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये यहां पर आ जाएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस और ब्रोंकस के बाद लंग्स। ऑल दीज आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कलेक्टिवली फॉर्म रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, फिर अगर मैं एनसीईआरटी वाला डायग्राम बनाऊं तो देखो ये लैरिंग्स, और लैरिंग्स की ओपनिंग क्या कहलाती है? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस का ढक्कन क्या कहलाता है? एपिग्लॉटिस। लैरिंग्स के बाद क्या है? ट्रेकिया। बहुत सारी बुक में लैरिंग्स को ट्रेकिया का हिस्सा मान लिया जाता है। और इसमें ये हाइलिन कार्टिलेज से बनी हुई सी शेप इनकम्प्लीट रिंग है, जो कि डॉर्सल साइड में इनकम्प्लीट है। ये रिंग इसके अलावा ब्रोंकस में भी पाए जाते हैं और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी पाए जाते हैं। देखो ये लंग्स, और लंग्स का कवरिंग क्या कहलाता है? लंग्स का कवरिंग जो यहाँ डार्क ब्लू कलर से बना हुआ है, कुछ कुछ ब्राउन कलर से बना हुआ है, ये क्या कहलाता है? प्लीउरा कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक एक करके इन सभी ऑर्गन का डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेजल चैम्बर के बारे में। देखो ये नेजल चैम्बर है। नेजल चैम्बर का जो लोअर हिस्सा है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेस्टिब्यूल। नेजल चैम्बर का जो लोअर हिस्सा है वो क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल। और अपर हिस्सा क्या कहलाता है? नेजल चैम्बर प्रॉपर। ठीक है, लोअर वेस्टिब्यूल में कुछ एक हेयर्स पाए जाते हैं और उसके अलावा एक एक्सटर्नल ओपनिंग है जो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल नेयर्स और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ठीक है, और नेजल चैम्बर की फेरिंग्स में जो ओपनिंग है ये क्या कहलाता है? इंटरनल नेयर और नॉस्ट्रिल। एंड ओनली इन ह्यूमन बीइंग दिस इज आल्सो कॉल्ड एज चुआना। अब यहां पर थोड़ा और डिटेल देखते हैं। ये नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर के ठीक बैक साइड में जो फेरिंग्स का हिस्सा है ये क्या कहलाता है? नेसोफेरिंग्स। बक्कल कैविटी के ठीक बैक साइड में जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? ओरोफेरिंग्स। लैरिंग्स के ठीक बैक साइड में जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? लैरिंगोफेरिंग्स। और लैरिंगोफेरिंग्स का लैरिंग्स में ओपनिंग क्या कहलाता है? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस का जो ढक्कन है, जो लिड है, जो भोजन को लैरिंग्स या ट्रैकिया में जाने से रोकता है, ये क्या कहलाता है? ये एपिग्लॉटिस कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक टीएस लिया है। किसका टीएस लिया है? ट्रैकिया का। देखो ट्रैकिया की दीवार में खास बात क्या है? इसके ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ ये एक ट्रैकियल रिंग है जो डॉर्सल साइड पर इनकम्प्लीट है। तो ये कैसा हुआ? सी शेप इनकम्प्लीट डॉर्सली एंड कंसिस्ट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। और ऐसा ही रिंग ट्रैकिया के अलावा ब्रोंकस और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी पाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद ब्रोंकस का थोड़ा हम डिटेल पढ़ें। देखो ये ब्रोंकस ट्रेकिया जब पांचवी थोरेसिक वर्टिब्री पर पहुंचता है, कहां पहुंचता है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। तो ये दो ब्रांच बनाता है जो क्या कहलाता है? प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस का ब्रांच क्या कहलाता है? सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस का ब्रांच क्या कहलाता है? टर्सरी ब्रोंकस। और टर्सरी ब्रोंकस का क्या कहलाता है? ब्रोंक्यूल्स, जो कि ब्रोंक्यूल्स का पहला जनरेशन है, ब्रोंक्यूल्स। गॉट इट माय पॉइंट? यहां तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग पाए जाते हैं। फिर यहां से हम आगे बढ़े, हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रोंक्यूल्स। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, बत्रा। इसमें BA फॉर ब्रोंक्यूल्स, T फॉर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, R फॉर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड A फॉर एल्वेओलर डक्ट। इसमें याद रखना है ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यहां तक से मेरा मतलब क्या है? नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहां तक कंडक्टिंग जोन है। मतलब ये केवल एयर का ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सचेंज नहीं करता। लेकिन इसके बाद का जो हिस्सा है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वेओलर डक्ट, ये एयर का एक्सचेंज भी करता है। इस बात को अच्छी तरह याद रखना। फिर देखो यहां मैंने एक एल्वेओलर सैक बनाया, ये एल्वेओलर सैक है, ये एल्वेओलर डक्ट है। इसमें कई सारे एल्वेओलाई इससे कनेक्ट हैं और ये एल्वेओलाई क्या कहलाते हैं? ये एल्वेओलर सैक कहलाते हैं।
गॉट इट। और एल्वेलर सैक की अगर आप दीवार की बात करोगे तो इसमें कितना लेयर है, 3 लेयर है। सबसे अंदर का जो लेयर है वो क्या कहलाता है, सरफेक्टेंट लेयर, ये नॉन सेलुलर होता है। सेकंड लेयर क्या कहलाता है, एल्वेलर एपिथेलियम। और जो सबसे बाहर का लेयर है वो क्या कहलाता है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो अब यहां से हम आगे बढ़े तो अच्छा, या जरा पिछले, अब अगर ये जो है तीनों लेयर से मिलकर क्या बनता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनता है। अगर ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का डिटेल हमें देखना है तो इसका एक छोटा सा सेक्शन हमें लेना होगा। तो इसका एक छोटा सा सेक्शन हम लोग यहाँ ले रहे हैं और अगले पेज पर ले रहे हैं। तो देखो ये यहाँ पर ये एल्वेलाई साइड है, ये आउटसाइड है। तो एल्वेलाई के साइड में सबसे अंदर क्या है, सरफेक्टेंट लेयर, जो कि नॉन सेलुलर लेयर है, इसमें सेल नहीं होता। इसका सीक्रेशन कौन करता है, न्यूमोसाइट सेकेंड, जो कि एल्वेलर एपिथेलियम का हिस्सा है। ये जो स्काई ब्लू कलर से लेयर बना हुआ है, ये कौन सा एल्वेलर एपिथेलियम है, ये एल्वेलर एपिथेलियम है। ये जो आप देख रहे हो ये एल्वेलर एपिथेलियम है। और एल्वेलर एपिथेलियम में दो तरह का सेल है, एक ये न्यूमोसाइट सेकंड क्या करता है, सीक्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट लेयर। और इसमें जो ये सेल है, ये जो स्काई ब्लू कलर का, ये न्यूमोसाइट फर्स्ट, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। बेसिकली ये एल्वेलर एपिथेलियम है जो इस साइड में बना हुआ है। ठीक है, फिर ये एल्वेलर एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी का बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी है। गॉट इट माय पॉइंट। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पिल्यूरा के बारे में। लंग्स का जो कवरिंग है वो क्या कहलाता है, पिल्यूरा कहलाता है। यहाँ पर हमने लंग्स का टेस्ट लिया, इसमें सेंट्रल पोर्शन किसका है, लंग्स का है। लंग्स के ठीक बाहर जो लाइट ब्लू कलर का लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है विसरल पिल्यूरा। क्या है ये, विसरल पिल्यूरा। और अब और बाहर जो येलो कलर की लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, पैराइटल पिल्यूरा। गॉट इट माय पॉइंट, ये क्या है, पैराइटल पिल्यूरा। दोनों के बीच में जो कैविटी है वो क्या है, पिल्यूरल कैविटी। इसके अंदर एक तरह का फ्लूइड है, और ये फ्लूइड क्या कहलाता है, ये पिल्यूरल फ्लूइड कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कंडक्टिंग और एक्सचेंज जोन के बारे में, जिसके बारे में पहले भी हम बात करके आए। देखो ये किससे बनता है, कंडक्टिंग जोन चालू होगा डेसल चैम्बर, देन फायरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये 7 कंटेंट मिलकर क्या बनाते हैं, कंडक्टिंग जोन, जिसका एनसीईआरटी में जिक्र है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओलर डक्ट और एल्वेलाई, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये एक्सचेंज जोन बनाते हैं। इस बात को याद रखना। फिर थोड़ा सा बात कर लें यहाँ पे थोरेसिक कैविटी के बारे में। थोरेसिक कैविटी के देखो डोर्सल साइड पे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे बैक पर है, और वेंट्रल साइड पर जो हमारे चेस्ट के साइड में क्या है, एक छोटा सा बोन है जिसका नाम है स्टर्नम। और दोनों को कनेक्ट कौन करता है, रिब्स करता है। अब देखो थोरेसिक कैविटी एक एयर टाइट चेंबर है, इसका लाइनिंग कौन बनाता है, पैराइटल पिल्यूरा। और इसका डिजाइन ऐसा है कि अगर इसके वॉल्यूम में कोई भी अंतर आएगा तो वो अंतर लंग्स के वॉल्यूम में दिखाई देगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, अगर इसके वॉल्यूम में अंतर आएगा तो वो अंतर लंग्स के वॉल्यूम में दिखाई देगा। गॉट इट माय पॉइंट। अब थोड़ा सा बात कर लें लंग्स के बारे में। देखो अगर हम ह्यूमन लंग्स की बात करें तो दोनों लंग्स में मिलाकर 5 लोब हैं, जिसमें से राइट लंग में 3 लोब है, एक राइट सुपीरियर, एक राइट इंटरमीडिएट और एक राइट इंफीरियर लोब। राइट सुपीरियर और राइट इंटरमीडिएट के बीच में देखो ये हॉरिजॉन्टल फिशर है, जबकि राइट इंटरमीडिएट और राइट इंफीरियर के बीच में ऑब्लिक फिशर है। फिर लेफ्ट सुपीरियर, लेफ्ट लंग में 2 लोब है, लेफ्ट सुपीरियर और लेफ्ट इंफीरियर, दोनों के बीच में एक ऑब्लिक फिशर है। कुल मिलाकर इतनी बातें हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में याद रखना। कुल मिलाकर इतने कंटेंट थे, कुल मिलाकर इतनी बातें थी जो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना था। जो रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एनाटॉमिकल पार्ट है, तो इसको हमने पढ़ लिया है। अब कल के लेक्चर में हम इसकी फिजियोलॉजी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीदिंग। और बेटा एक बात याद रखना कि ये मेरा आपसे कमिटमेंट है कि आपके एग्जामिनेशन तक सारा बायोलॉजी, एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी मैं आपको तैयार कराऊंगा। ना केवल तैयार कराऊंगा बल्कि बहुत अच्छे ढंग से तैयार कराऊंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल नीट विनायक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। ओके, ऑल द बेस्ट।